नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कीमत। बहू, तुम्हें परेशानी होती होगी ना अकेले घर चलाने में। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दी। एक काम करो, तुम आराम से अपना काम करो। मैं पूरा घर, तुम्हारा पति और बच्चे सबको देख लूंगी। बड़ी ही मधुर आवाज में उमा जी ने कहा अपनी बहू कविता से। आज अचानक से 4 साल बाद सास का बदला हुआ रूप देखकर कविता हैरान थी। उमा जी के मन में क्या था वो तो अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए उसने तुरंत कहा, नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए। मेरी वजह से आपको तकलीफ होगी। आप जाइए अपने छोटे बेटे बहू के पास। मैं अपना परिवार, अपना पति और अपना बच्चा खुद देख लूंगी। कविता की बात सुन उमा जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू प्लीज मुझे अपने साथ रख लो ना। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी घर के कामों में। सास की नौटंकी देख कविता ने कहा, माँ जी भूल गई क्या, जब मैंने आपको अपने साथ रहने के लिए बोला था, जब मुझे सच में आपकी जरूरत थी, तो आपने मुझे घर से मेरे अपाहिज पति और 1 साल के मासूम से बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। और उस समय तो आपने यह नहीं सोचा था कि मैं कहाँ अपना एक अपाहिज पति और 1 साल का बच्चा लेकर जाऊंगी। आज तो आप अपने एक पेट के लिए परेशान हैं और मेरे बारे में सोचो था। आज मेरी तो छोड़ो, रवि तो आपके खुद के बेटे थे ना। आपने उनके बारे में सोचा था? आपने 1 साल की मासूम से पोते के बारे में भी नहीं सोचा। कहाँ लेकर जाऊंगी और क्या करूंगी? कैसे धक्के मारकर आपने अपने छोटे बेटे और बहू के साथ हमें घर से निकाल दिया था। भूल गई, उस समय तो आप हमारे साथ नहीं खड़ी थी। आपको हमारी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही थी। हम तो आपके लिए मर गए थे। फिर आज कैसे ये मरा हुआ प्यार जिंदा हो गया? कविता की बात सुन उमा जी अपना सर झुका लिया। क्या ही बोले, उन्होंने तो खुद ही अपना रास्ता बेकार किया था। बहू बेटे से बिगाड़ तो उन्होंने ही किया था। असल में रवि और कविता की लव मैरिज थी। रवि पूरे परिवार के खिलाफ जाकर कविता से शादी किया था और जिससे उसकी सास उमा जी बहुत ही चिढ़ी हुई थी। उमा जी के पति थे नहीं, बड़ा बेटा रवि लव मैरिज करके आ गया तो छोटे बेटी के साथ ही उमा जी ने अपने हिसाब से करा दी। बेटी थी नहीं, 2 ही बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और बहू कविता और छोटा बेटा सूरज और बहू चांदनी। फिलहाल तो घर में सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। बस पूरा परिवार कविता का ही दुश्मन बना हुआ था क्योंकि वो लव मैरिज करके आई थी। इसलिए उमा जी हर बात पे अपने छोटे बेटे और बहू की साइड लेती थी। ज्यादातर उमा जी चांदनी और सूरज की ही जी हुजूरी में लगी रहती। सूरज की अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा कमाता था, जिसके चलते घर में उसकी इज्जत भी थी। और पति की कमाई अच्छी है तो पत्नी की इज्जत अपने आप ही बनी रहती है। और इधर रमी की कमाई कुछ खास नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी सुकून था। कविता भी काफी सहनशील और शांत स्वभाव की थी। वह जानती थी कि पूरा परिवार उससे नफरत करता है, फिर भी वो सबका दिल जीतने में लगी रहती, क्योंकि कहीं न कहीं उसने सुन रखा था कि लव मैरिज वाली बहू का आदत उसके ससुराल में नहीं होता है। लेकिन कविता ने सोच रखा था कि अपनी मेहनत लगन प्यार से सबका दिल जरूर जीत लेगी। बस इसी वजह से वो दिन रात लगी रहती थी घर वालों की सेवा में। चांदनी देवरानी थी, फिर भी वो चांदनी की हर संभव मदद करती थी। ज्यादा से ज्यादा काम कविता कुछ संभाल लेती थी। इसके बावजूद भी छोटे छोटी बातों पे उमा जी हमेशा ही कविता को गालियां देती रहती। चांदनी की हाँ में हाँ मिलाती रहती। और एक तरफ से चांदनी भी उनकी फेवरेट बहू थी। इसी बीच कविता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इधर कविता अपनी सास और पूरे परिवार का दिल जीतने में लगी ही थी कि समय का ऐसा चक्र हुआ। रवि को अचानक से लकवा का हल्का सा झटका लगा। उसका दाहिना पूरा अंग ही लकवा ग्रस्त हो गया। इलाज होने के बाद भी रवि पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। वो बस खुद का काम कर लेता था, धीरे धीरे बाथरूम चला जाता था, नहा लेता था, कपड़ा पहन लेता था। 5 मिनट का काम 15 मिनट में करता है। लेकिन वो यह था कि रवि खुद का काम खुद से कर लेता था, किसी का मोहताज नहीं था। लेकिन बस
अपनी रोजमर्रा के काम भी कर सकता था। एक तरफ से लगी पूरे परिवार की पूरी तरह से बेकार हो गया था, पूरे परिवार के लिए किसी काम का नहीं रह गया था। अच्छा खासा 6 फुट का मर्द देखते देखते ही निढाल हो चुका था। अब तो जैसे कविता की पूरी दुनिया ही अंधेरे में हो गई थी। 1 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा और पति की हालत बच्चों से भी बद से बदतर हो गई। बेचारे पति और बच्चे से ही फुर्सत नहीं कर पाती घर के काम कर सके, जिसके चलते कुछ दिनों बाद ही धीरे धीरे करके चांदी कविता के ऊपर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, काम को लेकर ताने देने लगी। उससे देखा कि जब उसकी जेठानी ही इज्जत उसकी सास ही नहीं कर रही हो तो भला वो क्यों करती। इसलिए वह उमा जी को सुना सुना कर कहती, माँ जी, अब तो मेरा एक ही पति कमाने वाला रह गया है घर में, है ना? तो क्या मैंने सबको पालने का ठेका ले रखा है? आपको भी पालो, आपके बड़े बेटे को भी पालो, बड़ी बहू को भी पालो और उनके बच्चे को भी पालो। ऐसे तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। और वैसे भी यह महारानी तो दिन भर पति सेवा और बेटे की सेवा में लगी रहती है, घर के काम भी तो नहीं कर रही है, तो बैठा कर खिलाने की औकात तो नहीं है हमारी। छोटी बहू की बात सुन उमा जी भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। बड़ी बहू को तो लग रहा है कि जैसे काम ना करने का बहाना मिल गया है और दिन रात पति के साथ ही चिपकी रहती है। तुम रुको, मैं उनसे बात करती हूँ। कहीं न कहीं उमा जी को अच्छी तरह से पता था कि अगर वो छोटी बहू की हाँ में हाँ ना मिलाएगी तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसे उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाने में। इसलिए उसने तुरंत ही चांदी की बात सुन वहाँ कविता के पास गई और बड़े ही ऊंची आवाज में व्यंग भरे तानों के साथ बोली, अरे ओ महारानी, दिन भर बैठी रहोगी या घर के काम भी करोगी? तुम्हें तो अच्छा बहाना मिल गया है पति की बीमारी की। ऐसी कौन सी सेवा है जो दिन रात पति के साथ पास बैठकर ही होगी? और घर के काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? आपने अपने बेटे की हालत देखी है? उन्हें लगातार किसी की जरूरत है और ऊपर से छोटा बच्चा भी है। आप बच्चे को भी तो नहीं देख रही हो कोई, मैं कोई काम कर ही पा सकूं? अच्छा जी, मतलब मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम्हारा बच्चा संभालूंगी, यह ख्याल ना सपने में भी मत देखना। सास अपनी बहू से कहती है, चुपचाप से जाकर घर के काम करो, नहीं तो अपनी अलग व्यवस्था कर लो। छोटी बहू ने साफ साफ बोल दिया है, वो इतने लोगों का पेट नहीं पाल सकती। इतना सुनते ही कविता डर गई। माँ जी, अगर मैं इस घर से चले जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? मेरे पति की हालत तो पता है ना आपको, बिना पैसे का एक दिन रहना मुश्किल हो जाएगा और मैं इन दोनों को देखती हूँ कि कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी। रोते हुए अपनी सास से बोली कविता। तो कविता की बात सुन उमा जी ने कहा, देखो, मुझे सब पता है लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारी साइड में छोटी बहू से कुछ बोलने गई तो वो मुझे ही घर से बाहर निकाल देगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भाई, मेरी तो मजबूरी है, मुझे उनके साथ रहना है, तुम अपना देख लो। और वैसे भी जब तुम लव मैरिज करके अपने माँ बाप का घर छोड़कर भाग सकती हो तो ससुराल से क्यों नहीं भाग सकती हो? जाओ, अपने पति को लेकर देखो अपनी व्यवस्था। कहते हुए गुस्से में चली गई उमा जी। अब बेचारी कविता परेशान हो गई। मायके में भी ऐसा कोई नहीं था जो उसे सहारा दे सके। सहारे की बात तो दूर की है, कविता के घर से भागने के बाद कोई उसे बात भी नहीं करता था। सबने रिश्ता खत्म कर लिया था उससे। कविता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, ना पति को छोड़ सकती थी और ना ही बच्चों को छोड़ सकती थी। क्या ही करे, कहाँ? कोई रास्ता नहीं था उसके पास। उसने जाए से जाए कहा, चांदनी को और उमा जी को मनाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन दोनों ने साफ साफ उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। कविता ने लाख कहा कि माँ जी, मुझे इस घर से में रहने दीजिए, मैं एक काम कर लूंगी, बस 2 रोटी खाने को दे दीजिए, धीरे धीरे करके रवि ठीक हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उमा जी का सीधा सा जवाब रहता, बहू, अब तुम्हारा पति कभी ठीक नहीं होने वाला है। जब से उसकी जिंदगी में तुम आई हो ना, उसके सारे ग्रह नक्षत्र ही खराब हो गए। इसकी उम्मीद तो तुम छोड़ ही दो। और रही बात घर में रहने की तो भाई,
यह तो तुम्हारा ही घर है। एक काम करो, तुम अपने घर का बंटवारा कर लो और 5 कमरे हैं घर में, 2 तुम ले लो, 2 छोटी बहू ले लेगी और एक कमरा मैं ले लूंगी। फिर अपने अपने हिस्से में रह लो। कहते हुए उमा जी ने कुछ लोगों को बुलाकर घर का बंटवारा कर दिया। उमा जी खुद तो छोटे बेटे और बहू के साथ चली गई और बेचारी कविता को अकेले उसके अपाहिज पति और 1 साल के मासूम बच्चे के साथ छोड़ दिया। अकेले रहने को इंसान अकेले रहने को इंसान तो कविता ने उमा जी से कहा, माँ जी, कम से कम आप ऐसा तो होती, कम से कम आप मेरे साथ चलिए। अगर आप बच्चे को और अभी को देख लेगी तो मैं बाहर निकलकर कुछ काम भी कर लूंगी। इतना सुनते ही तुरंत गुस्से में उमा जी ने कहा, बहू, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो बैठकर तुम्हारे परिवार की सेवा करूंगी इस बुढ़ापे में। बस मेरे यही काम रह गए हैं। अब क्या बुढ़ापे में भी चैन से नहीं रहने दोगी? तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं शांति से छोटे बेटे बहू के साथ पड़ी रहूंगी। कम से कम बुढ़ापा तो ढंग से निकल जाने दो। बहुत ही मतलबी औरत थी उमा जी। कविता की बातों दूर उन्हें अपने बेटे में भी दया नहीं आई। उन्हें बस अपनी ही दिखाई दे रही थी। कविता को अलग करने के बाद उसके हिस्से में 2 कमरा आया। बेचारी 2 कमरे में पति और बच्चे के साथ पड़ी रहती। कोई एक बार झांकने को नहीं गया। इधर रवि भी लाचार था। माँ की और भाई भाभी की सबकी हरकतें उसे पता था, लेकिन वो इतना मजबूर था कि कुछ भी नहीं कर रहा था, नहीं कर सकता। बार बार आंखों में आंसू आ जाते। कितनी बार तो उसने कविता से कहा था, कविता, मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं अब तो बेकार हो चुका हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, एक जिंदा लाश हूँ। तुम अभी चली जाओ, कहीं और अपनी जिंदगी बसा लो। तुम्हारी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। मेरे चक्कर में तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। इतना सुनते ही कविता रोने लगती है। रवि, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपके साथ को पाकर ही तो मैंने अपने परिवार, अपना मायका, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और आप मुझे अपने आप को छोड़ने के लिए कह रहे हो। मैं अगर आपकी जगह मुझे कुछ हो गया होता तो क्या आप मुझे छोड़ देते? कविता, यह वक्त अभी इमोशनल होने का नहीं है और सच्चाई को देखो, समझो। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। रवि की बात सुन कविता सोच में पड़ गई। सही तो कह रहे थे रवि। आखिर बैठे बैठे कब तक घर चलेगा और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कविता पूरे दिन बाहर रखकर नौकरी नहीं कर सकती थी बच्चे और रवि को छोड़कर। इसलिए मजबूरी में कविता ने एक बार सोचा भी कि वह लोगों के घरों में खाना बनाने का काम कर लेगी, लेकिन उसके पति रवि उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। नहीं कविता, मैं तुम्हें यहाँ रानी बनाकर लाया था, नौकरानी बनाना हुआ नहीं देख सकता बनता हुआ। तुम यह काम बिल्कुल नहीं करोगी। कहते हुए रवि रोने लगा। अपनी मजबूरी पे खुद को कोसने लगा। रवि की हालत देख कविता को बहुत ही बुरा लगा। इसलिए उसने घर में खाना बनाने का काम करने से मना कर दिया। अब वो घर पे रहकर ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन करे तो करे क्या? यह बहुत ही बड़ा सवाल था। आखिरकार कुछ सोचते हुए कविता के दिमाग में आया वो कपकेक। कपकेक वो बहुत ही अच्छा बनाती थी, लेकिन केक बनाने से काम नहीं चलेगा। उसकी मार्केटिंग भी तो करनी जरूरी थी और उसे घर घर पहुंचाना भी जरूरी था। लोगों को उसके बारे में बताना भी जरूरी था। वो कैसे होगा? काफी सोचने के बाद, कविता के पति समझने के बाद रवि ने उसे दिमाग दिया, कविता, तुम कब के बनाओ और कॉलेज के, स्कूल के लंच टाइम के समय, छुट्टियां के समय वहां पे अपना कप केक लेकर जाओ। वहां बच्चे मिलेंगे तो तुम्हारी बिक्री भी अच्छी होगी। कविता ने भी बड़ा वही किया। धीरे धीरे करके उसका कपकेक बहुत ही अच्छा निकल पड़ा। कविता सुबह का घर का सारा काम करके पति को, बच्चों को खिलाकर, दवाई खिलाकर, कपकेक बनाकर स्कूल के
बाहर कॉलेज के सामने बैठ जाती बेचने के लिए। बच्चे थे जिसकी वजह से कविता का कपकेक बहुत ही अच्छा चलने लगा। तो उसने वहाँ के दुकानदारों से बात की, तो वो लोग भी उसका कपकेक बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कविता ने उनसे साफ-साफ कह दिया कि आपको केक मेरे घर से आकर ले जाना पड़ेगा होगा। उसके लिए सारे दुकानदार तैयार भी हो गए क्योंकि उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी चल रही थी। अब धीरे-धीरे करके कविता ने ऐसे ही 2-3 स्कूलों के सामने दुकान वालों से बात की और धीरे-धीरे अपने गाँव के मोहल्ले में लोगों तक अपने कपकेक के बारे में पल छपवा दिए, पैम्पलेट लगवा दिए। कपकेक के साथ अब धीरे-धीरे केक के भी ऑर्डर आने लगे। कविता सबसे कम दाम पे अच्छे से अच्छा केक बनाकर देती थी, जिससे कस्टमर और भी ज़्यादा आने लगा। अब धीरे-धीरे कविता को भी किसी की मदद की ज़रूरत होने लगी। उसने अपनी पूरी गृहस्थी एक कमरे में समेट ली और एक कमरे में पूरी तरह से अपने छोटे से बिज़नेस के लिए लगा दिया और 2 ऐसी ज़रूरतमंद औरतों को ढूँढ कर लाई, जो पूरी दोपहर खाली रहती है, लेकिन उन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी औरतें मन लाकर काम करती है, मेहनती भी होती है। धीरे-धीरे कविता का छोटा-सा बिज़नेस अच्छा चलने लगा और इस समय उसके पास 4 से 5 औरतें काम कर रही थी। अब कविता को बाहर अपना केक और कपकेक ले जाने कर बेचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। कस्टमर खुद उसके घर से आकर केक ले जाते थे। दुकान वाले भी टाइम पे टाइम जाकर अपना ऑर्डर लेकर जाते और उसके घर आते और कुछ औरतें की मदद मिलने की वजह से उसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो पति की सेवा के साथ-साथ बेटे की देखभाल भी अच्छे से कर लेती थी। रवि भी बैठे-बैठे कविता की बहुत ही मदद करता था। पैकिंग में बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद तो अब जाकर कविता की ज़िंदगी बदली की। अचानक ही उसकी सास उमा जी एक दिन रोते हुए आ गई। बहू, मुझे अपने पास रख लो। आज शायद ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने कविता को प्यार से बहू बोला था। बहू, मैं तुम्हारे पूरे घर को देखभाल कर लूँगी। तुम्हारे पति को, बच्चे को मैं सँभालूँगी। तुम अपने काम पर ध्यान देना। मैं छोटी बहू के साथ नहीं रहूँगी। बहुत ताने देती है, बहुत उल्टी-सीधी बातें बोलती है। बेटा भी उसी का सुनता है, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। तिल-तिल कर मरती हूँ मैं उसके साथ। कहते हुए उमा जी रोने लगी। सास को रोता हुआ देखकर कविता को समझ में नहीं आ रहा है कि वह करे तो कहे क्या। वह रवि की ओर देखने लगी। कैसी बहू माँ, कैसी बहू? जब तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आई? आज कविता के इतने संघर्ष के बाद तो जाकर हमें चैन की 2 रोटी मिलने लगी है। वह भी तुमसे देखा नहीं जा रहा है क्या? बिना पेंदी की लोटा हो गई हो क्या? जब मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ लुढ़क जाती हो। तुम मेरी माँ हो, मुझे यह कहते हुए भी शर्म आ रही है। जब तुम अपने अपाहिज बेटे का ना हो सकी, 1 साल के पोते का नहीं हो सकी, तो तुम अपनी बहू की क्या होगी? माँ, बड़ी मुश्किल से मेरी गृहस्थी संभली है। मैं अपनी गृहस्थी में तुम्हें लाकर फिर से अपने घर और परिवार में महाभारत नहीं करवाऊंगा। आज तुम रोते हुए आओगी, कल अपनी लाडली बहू और बेटे को भी मिला दोगी, क्योंकि अब तो तुम्हें पैसे दिखाई देने लगे हैं ना। जब हमारे पास पैसे नहीं थे, ना मैं तुम्हारा बेटा था और ना ही तुम्हारी कोई बहू थी और ना ही कोई पोता था। आज पैसे देखकर रिश्ते याद आने लगे। माफ करना माँ, मैं खुद तो अपाहिज हूँ, कविता के भरोसे हूँ। मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकता। मैं उसे शादी करके लेकर आया हूँ। मैंने उसे कोई सुख नहीं दिया। मेरी ऐसी हालत में जब मेरे परिवार वालों ने मुझे ठुकरा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, तो वह मेरे साथ साथ खड़ी रही। बहुत झेला है माँ उसने, अब और नहीं। तुम अपने प्यारे बेटे और बहू के पास ही रहो। हमें माफ कर दो, हमें जैसे भी है अपनी हालत में खुश है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो वह तुम हमसे जरूर ले लेना, लेकिन रहो तो तुम अपने लाडले बेटे बहू के साथ ही। 2 टूक सा जवाब दे दिया रवि ने। रवि की बात सुन उमा जी ने कविता की ओर देखा। कविता ने भी कुछ नहीं कहा।
और वो कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप नजरें नीचे किए हुए अपने काम में लगी रही। उमा जी समझ गई कि अब उनकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली है। बहू तो शायद रख भी ले, लेकिन बेटा तैयार नहीं होगा। इसलिए उमा जी चुपचाप वहां से जाने लगी, अपनी जाने में ही भलाई समझी। दोस्तों, बात तो सही है। अगर आप काम करते करते मर भी जाओ तो भी आपको कोई कदर नहीं होगी। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बिना काम किए भी आपकी तारीफें की होगी। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी कमेंट राय लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके के और सारे कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद दिल से।